हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। होशियारपुर में रहने वाली मतिका का दिमाग जरूरत से काफी ज्यादा तेज चलता था। कभी वो औरतों की टोली में बैठकर साधु की तरह ज्ञान बांटा करती, तो कभी बुजुर्ग के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया करती, और जब कोई नहीं मिलता तो वो अपनी माँ के आगे अपने ज्ञानों की बातों का ढकोसला किया करती। ऐसे ही एक दिन वो नींद में बड़बड़ाते हुए बोलती है, भाग गई माँ, भाग गई। अरे रोको उसे, अरे रुक जा शीला, ऐसे मत कर। मतिका को ऐसे चिल्लाता देखकर उसकी माँ आंचल उसके कमरे में आकर उसे झकझोरने लगती है। तभी मतिका नींद में कसकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है, और लाख कोशिशों के बाद जब आंचल अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती तो वो टेबल पर रखे पानी के जग को मतिका पर डाल देती है, और मतिका जल्दी से उठकर बोलती है, हे ऊपर वाले, तेरा शुक्र है कि ये सब कुछ एक सपना था, वरना गजब हो जाता। अरे नालायक, छोड़ मेरा हाथ। किससे कुश्ती कर रही थी सपने में? और तूने सपने में चूहा देख लिया था क्या, जो भाग रही थी? अरे माँ, चूहा नहीं बल्कि शीला अपनी माँ की इज्जत मिट्टी में मिलाकर भाग रही थी, उसी को रोक रही थी। पर वो जानती नहीं है कि मतिका इतनी तेज है ना कि लोगों के मन की बात झट से भाप जाती है। तब तो तूने उसे भी अपना मुफ्त का ज्ञान जरूर दिया होगा, है ना? हाँ माँ, मैंने उसे समझाया था। न जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, जरा भी अकल से काम नहीं लेते हैं, जोश में आकर होश खो बैठते हैं, और सही गलत का फर्क तो मानो भूल ही गए हैं। जैसे शीला को ही देख लो। अरे वो सपना था जो टूट गया, और शीला भली और समझदार लड़की है। तू पक्का रात को अपने दिमाग में उल्टे सीधे मनगढ़ंत बातें बनाकर सो गई होगी। माँ, सपने को हकीकत बनते देर नहीं लगती। क्या पता भगवान ने मुझे ये सपना इसलिए दिखाया हो क्योंकि उन्हें पता हो कि शीला भागने की कोशिश कर रही है, और फिर किसे पता वो किसके साथ गुलछर्रे उड़ाती फिर रही हो। अरे बावली हो गई है क्या? कैसी दकियानुसी बातें कर रही है। मैं देख रही हूँ तू अपने आप को चाणक्य समझने लगी है। इतनी होशियारी मत दिखा। एक लड़की होकर दूसरे की इज्जत उछालते हुए रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही तुझे? यही तो माँ आप समझ नहीं रही है कि वो लड़की है। लड़कियाँ परिंदों की तरह होती है, अगर उन्हें जरूरत से ज्यादा छूट दे दो ना तो वो गलत फायदा उठाकर अपने परिवार का, मोहल्ले वालों में, समाज भर में नाम बदनाम कर ना उनका सर नीचा कर देती है। इसका मतलब मुझे भी तुझे काबू में रखना चाहिए था, क्योंकि तू भी तो एक लड़की है। मुझे भी लग रहा है कि मैंने तुझे जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा कर बेवकूफी कर दी। माँ, आप मुझ पर लांछन लगा रही हैं। अरे मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? क्या हुआ? अभी तो तू महापुरुष की तरह ज्ञान की नदियाँ बहा रही थी, और जैसे ही खुद पर बात आई तो तुझसे बिना बोले रहा नहीं गया। जैसे तू मेरी बेटी है वैसे शीला भी किसी की बेटी है, इसलिए आगे से ना अपनी ये ज्ञान की तिजोरी को मत खोलियो। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी नहीं जो हर वक्त अपना ज्ञान देती फिरती है। इस तरह आंचल अपनी ज्ञान देने वाली गुनी औलाद को आईना दिखाती है। वक्त गुजरता है और सही उम्र में आंचल अपनी बेटी की शादी आदित्य नाम के लड़के के साथ करवा देती है, और मतिका अपने ससुराल आ जाती है, जहां उसकी सास गंगा आरती की थाली से टीका लगाने ही वाली होती है कि तभी मतिका पीछे हटते हुए बोलती है, अरे अरे माँ जी रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप? तेरा स्वागत कर रही हूँ बहू, और क्या? माँ जी, लगता है आपको रीति रिवाजों और रस्मों का ढंग से पता नहीं है। मुझसे पहले आपको आदित्य जी को तिलक लगाना था। अरे सदियों से यही परंपरा है कि मर्द का दर्जा औरत से ऊपर होता है। अरे बहू, टीका पहले उसे लगे या तुझे, क्या फर्क पड़ता है? जमाना बदल गया है, आजकल पुरानी सोच और परंपरा कौन याद रखता है? माँ जी, जमाना चाहे जितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन सदियों से चली आ रही परंपराओं, वेदों को नजरअंदाज थोड़ी ना किया जा सकता है। बहू, क्या कहना चाहती है तू? माँ जी, क्या आपने बिना पंडित के होते हुए शादी देखी है? बिना पंडित के शादी? पागल हो गई है क्या? जब तक पंडित मंत्र नहीं पढ़ता शादी थोड़ी होती है। क्यों माँ जी, क्यों नहीं हो सकती? अरे शादी ब्याह कोई खिलवाड़ थोड़ी है जो कोई भी करवा देगा। माँ जी, जैसे पंडित के बिना शादी, वकील के बिना केस, और भगवान के बिना ये दुनिया का चलना नामुमकिन है, ठीक वैसे ही रस्मों और परंपराओं के बिना हम सब भी अधूरे हैं। बस बहू, मैं समझ गई कि तू सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं बल्कि सरस्वती भी है, जो ज्ञान का सागर है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू ज्ञान देना जानती है।
तेरी ज्ञान भरी बातें सुनकर मैं धन्य हो गई। गृह प्रवेश की रस्म में ही अपनी बहू के ज्ञान भरे लंबे चौड़े भाषण को सुनकर गंगा का सर चकराने लगता है और मतिका अंदर आती है और सभी रस्में खत्म होने के बाद वो अपने पति के साथ शादी की पहली रात बिताती है। वक्त गुजरता है, मतिका पूरे घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती है और एक दिन उसके मोहल्ले में चोरी हो जाती है और गंगा बोलती है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन है वो मुआ चोर जो रोज हमारे मोहल्ले में चोरी करता रहता है। मतिका बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। मतिका जल्दी से गंगा को पानी लाकर देती है और उसके चेहरे के उड़े रंग को देखकर बोलती है, माँ जी क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे बहू, क्या बताऊं, कल फिर रात हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई। समझ नहीं आ रहा कि चोर को आखिर कौन बता रहा है सबके घरों के खुफिया रास्ते। माँ जी, जैसे लंका ढाने वाला भेदी विभीषण था, वैसे ही चोर कहीं बाहर का नहीं बल्कि इसी मोहल्ले का है। तो फिर बताना बहू, कौन है वो कमीना। माँ जी, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे ही मोहल्ले का गुड्डू है, जो हम सबके घरों में घुसकर चोरी कर रहा है। मैंने उसे गौर से देखा है। जब भी वो अपनी कैमरे वाली नजर किसी के घर में बसा लेता है ना, अगले ही दिन उसके घर की तिजोरी का ताला टूट जाता है। तेरी बातों में दम तो है बहू, लेकिन हम उसे रंगे हाथ कैसे पकड़ेंगे। माँ जी देखना, आज रात ना वो हमारे घर पर ही डाका डालने आएगा और सीधा हमारे घर की तिजोरी पर हाथ डालेगा। मैं भी उसके लिए ऐसा जाल बुनूंगी ना कि वो बुरी तरह फंस जाएगा। बस जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा करिए। दोनों सास बहुएं अपने घर की तिजोरी के सारे जेवर, रुपए, पैसे वहाँ से निकालकर घर में बनी खुफिया दीवार के पीछे की अलमारी में छुपाते हैं और रात होने पर मोहल्ले का चोर गुड्डू चोरी को अंजाम देने आता है और मतिका अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है, जिसके बाद मोहल्ले में शांति हो जाती है और गंगा अपनी बहू की तारीफ करते हुए बोलती है, बहू, अगर तू कल मुझे ज्ञान नहीं देती तो आज हमारे घर में भारी नुकसान हो जाता। मेरी आधी उम्र की होने के बावजूद भी तुझमें इतनी अकल और ज्ञान की बातें आती कहाँ से हैं? माँ जी, मेरा नाम मतिका है, मतिका। इसीलिए मेरे अंदर जो दिमाग है ना, वो छुरी की धार की तरह तेज चलता है और सरस्वती का ज्ञान तो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। तो अपने उस ज्ञान में से थोड़ा मुझे भी दे दे। दोनों सास बहुएं हंसी मजाक करती है और ऐसे ही वक्त बीतता है और मतिका हर छोटी बड़ी बात में अपनी सास के सामने अपने दिमाग के ज्ञान का उदाहरण देती रहती, जिससे ऊबकर एक दिन उसकी सास बोलती है, बहू, कभी तो अपने दिमाग को आराम दे दिया कर। हर वक्त ज्ञान की टीचर बनना जरूरी नहीं है। अरे माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू के अंदर इतना बड़ा ज्ञान का सागर है। तो क्या करूँ, तेरे उस ज्ञान के सागर में डूब जाऊँ? क्या तुझे ज्ञान के कीड़े ने जकड़ लिया है जो हमेशा प्रवचन देती रहती है? माँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ और आप भूल गई कि मेरे ज्ञान ने आपकी कितनी मदद की। बहू, ज्ञान इंद्रियों में भेजे के अलावा भी बहुत कुछ शामिल होता है, कभी उनका भी इस्तेमाल कर लिया कर। वक्त गुजरता है और गंगा की ज्ञान देने वाली बहू मतिका के चर्चे पूरे मोहल्ले, गलियों और सभी घरों में होने लगते हैं, जिसके कारण मतिका के पैर 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं और उसका पति आदित्य भी उसे समझाने की जब भी कोशिश करता तो वो उसे सब की तरह अपनी ज्ञानपूर्ण बातों से चुप करवा देती। ऐसे ही एक दिन जब आदित्य ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसकी नजर मतिका के स्कूल की रिपोर्ट कार्ड पर जाती है और जैसे ही वो उन्हें खोल कर देखता है तो वो बोलता है, माँ जल्दी आओ, तुम्हारी ज्ञानी बहू की जन्म कुंडली मिली है। आदित्य बेटा, ये क्या है? माँ, ये तुम्हारी तेज तरार और ज्ञानी बनने वाली बहू के स्कूल की रिपोर्ट कार्ड है। ये देखो, फर्स्ट में बी ग्रेड, सेकंड में सी ग्रेड, थर्ड में डी ग्रेड और ये 5वीं के नंबर तो माशाल्लाह है माँ। क्या हुआ बेटा, बहू फर्स्ट आई थी क्या 5वीं में? फर्स्ट नहीं माँ, 5वीं में 3 बार फेल हुई है। ये ई ग्रेड है। क्यों मतिका, तुमने अपने ज्ञान का ये राज हमें कभी नहीं बताया कि तुम इतने हाई नंबरों से पढ़ी लिखी हो। वाह रे मेरी ज्ञानी बहू, ज्ञान की बातें तो तू ऐसे करती है जैसे कि तेरे अंदर ज्ञान की खान और भंडार हो। और 5वीं कक्षा में तो 3 बार लगातार फेल हुई। उस समय थोड़ा ज्ञान खुद में ले लिया होता तो ऐसे घिसरे हुए नंबरों से पास नहीं होना पड़ता। आई बड़ी ज्ञान देने वाली देवी।
सबके आगे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने वाली मतिका की रिपोर्ट कार्ड देखकर उसकी सास गंगा उसे 4 बात सुनाती है और उसे आईना दिखाती है, जिसके बाद मतिका का मुफ्त का ज्ञान बहुत ही सीमित हो जाता है। हर्षिता एक सिंपल सी लड़की थी। वो हर काम को अपने हिसाब से ही करना पसंद करती थी। लड़की होकर भी वो ज्यादा फैशनेबल नहीं थी। वो अपनी अलमारी के सारे कपड़े बेड पर फैलाकर पसंद करने लगती है। तभी उसकी माँ दिव्या वहाँ आती है और सारे कपड़ों को बेड पर फैला देखकर बोलती है, तू फिर से कपड़ों का बाजार लगाकर बैठ गई। हर्षी बेटा, आज ही मैंने तेरी अलमारी ठीक की थी, तो क्यों मेरे किए किराए पर सत्यानाश मारने में लगी रहती है? देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस फ्रेशर पार्टी में पहनूं तो क्या पहनूं। ये व्हाइट शर्ट पहन लूं क्या? कैसी लगेगी? पार्टी में जा रही है कि इंटरव्यू में? शर्ट, टी शर्ट, टॉप, जीन्स यही तो पहनती आई है। कुछ ऐसा पहन कर चाहिए जिसमें लड़की दिखे। समझ आ रहा है ना? लड़की दिखे मतलब? अरे मैं लड़की ही हूँ और माहिरा भी यही कह रही थी और मेरे पास तो यही कपड़े हैं। अब आप भी बताओ मैं क्या पहनूं? उसके इतना बोलने पर दिव्या अपने कमरे में जाती है और उसके लिए एक सुंदर सा गाउन उसे देते हुए बोलती है, ये ले, इसे ही पहन कर जाइयो पार्टी में। मैंने तेरे लिए ये गाउन ऑनलाइन मंगवाया था। लगता है यही सही समय है तुझे देने का। माँ, यू आर द बेस्ट। सच में आपके पास मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। और ये कितना सुंदर लगेगा मेरे ऊपर। मतलब मेरी हाइट कम है ना, तो क्यों नहीं, बिल्कुल अच्छा लगेगा। और क्या कम कद वाले ये सब नहीं पहनते? चल अब ये बाजार समेट जल्दी। जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ कमरा ठीक करने लगती है। 2 दिन बाद अपनी माँ का दिया हुआ गाउन पहनकर हर्षिता अच्छे से तैयार होती है और घर से निकल ही रही होती है कि तभी उसकी माँ इतने अच्छे गाउन पर उसके पैर में जूते देखकर अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, मतलब सही कहते हैं, कौवे को कितना भी हंस जैसा बनाने की कोशिश कर लो, करना तो उसने काय ही है। आप कहना क्या चाहती हो माँ कि मैं कौवे की तरह दिख रही हूँ? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो मेकअप भी ठीक ठाक ही किया है। अरे ओ ना समझ, इतने अच्छे कपड़ों में तूने अपने पैरों में ये जूते क्यों डाल रखे हैं? कोई सैंडल नहीं है क्या तेरे पास? ओहो माँ, लोग मुझे देखेंगे, मेरे पैरों को नहीं। और वैसे भी ये जूते बहुत कंफर्टेबल है, इसमें मैं आराम से डांस कर पाऊंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे पर सुन तो। वो अपनी माँ की बिना सुने जूते पहनकर ही कॉलेज निकल जाती है और कॉलेज जाकर वो अपनी दोस्तों के पास पहुँचती है, जहाँ पर उसकी सहेली माहिरा उसके पैरों में जूते देखकर उसे सबके बीच में से एक क्लास में ले जाती है और उसे अपने बैग से एक हील वाली सैंडल निकाल कर देती है और माहिरा बोलती है, ले महारानी, ले आई मैं तेरे लिए हील वाली सैंडल। इन्हें पहनकर अब कम से कम तू दिखेगी तो सही। और ये खटारा से जूते पहनकर भी आने की क्या जरूरत थी? चप्पल ही पहनकर आ जाती, बेवकूफ सी। यार तू तो सच में ले आई, लेकिन थोड़ी कम हील वाले लाती ना, इसमें मैं चल नहीं पाई तो। ले आई मतलब तेरे चक्कर में भी दुकान से खरीदे हैं। चुपचाप बिना नखरे किए पहन ले इसे, समझी? ठीक है पहन रही हूँ, लेकिन तू ना मेरे साथ साथ रही हो ताकि मैं गिरूं तो तू संभाली। इतना कहकर हमेशा जूतों में रहने वाली हर्षिता वो हाई हील्स पहन लेती है और धीरे धीरे माहिरा के साथ ऑडिटोरियम में जाती है, जहाँ जाकर सब डांस करने लगते हैं। हर्षिता भी डांस कर रही होती है कि वो हील्स के कारण गिरने ही वाली होती है। तभी मानस नाम का एक लड़का उसे संभाल लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मानस बोलता है, आप ठीक तो है ना? ओ थैंक यू, पता नहीं कैसे पैर स्लिप हो गया। कोई बात नहीं, इतनी भीड़ है यहाँ, हो जाता है। वैसे मैं मानस, 2nd ईयर से। मैं हर्षिता, फ्रेशर हूँ। हर्षिता, सच कहूँ तो यू लुकिंग वेरी गॉर्जियस, और तुम्हारे पैरों में ये हील्स ऐसा लग रहा है तुम्हारे पैरों के लिए ही बनी है। थैंक यू सो मच। आपसे पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन आपसे बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रहा था। ऐसे ही दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए अपने नंबर भी एक्सचेंज करते हैं और ऐसे ही दोनों के बीच बातों की शुरुआत होती है। जिसके बाद एक दिन
हर्षिता शॉपिंग करने मार्केट जाती है और मार्केट से 3-4 जोड़ी अलग अलग टाइप की हाई हील्स लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी माँ बोलती है, ये इतनी जोड़ी चप्पलें किसके लिए उठा लाई है? माँ, ये चप्पलें दिखाई दे रही हैं आपको? अरे ये हील्स है, मैं अपने लिए लाई हूँ। अच्छा जी, शौक में तो उठा लाई है, पहनेगी एक भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है माँ, अब मैं हाई हील्स ही पहना करूँगी और जब तक मैं इसको पहनकर आऊंगी नहीं, जाऊंगी नहीं, तब तक मैं इसके साथ कंफर्टेबल कैसे हो पाऊंगी? हाँ, उस दिन पार्टी में पहनकर थोड़ा लड़खड़ाई जरूर थी, लेकिन अब मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है और अच्छा भी लगता है। अच्छा ठीक है, चल अभी इनको साइड में रख और किचन में मेरा हाथ बटा चल के। जिसके बाद वो उन सभी हीलों को एक जगह रख देती है और रोज अलग अलग हील पहनकर कॉलेज जाने लगती है। एक दिन जब वो मानस से मिलने कैफे में जाती है तो काउंटर पर ऑर्डर करने के लिए वो लाइन में लगी होती है कि तभी उसके पीछे खड़ा एक लड़का बार बार उसे टच करने की कोशिश करता है। 1-2 बार तो हर्षिता चुप रहती है, लेकिन तीसरी बार वो उसके पैर पर अपनी हील से जोर से मारती है और बोलती है, तो कैसा लगा मेरी हील का पावरफुल टच? साले पीछे हो जा, वरना दूसरी हील उतार कर भी तेरा बैंड बजा दूंगी। वो लड़का लाइन से निकलकर एक पैर से लंगड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर में वहाँ मानस आता है और मानस उसे रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। हर्षिता भी खुश होकर हाँ बोलती है। दोनों अपने अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं और उनके आशीर्वाद से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद हर्षिता अब अपने घर में भी हाई हील्स पहनकर ही घूमा करती। एक दिन उसकी सास माधवी मंदिर में बैठी हुई ध्यान लगा रही होती है। तभी हर्षिता इधर उधर घूमने लगती है और हील की आवाज से परेशान होकर माधवी बोलती है, बहू, अरे ओ बहू। हाँ सासू माँ। ये क्या पूरे घर में टुक टुक करती फिरती रहती है? घर में तो अपने इन पैरों को जमीन पर रख लिया कर, हमेशा ही इन ऊंची ऊंची हीलों को पहने घूमती रहती है। अरे खाली पैर रहने की आदत नहीं है तो चप्पल पहन लिया कर। सासू माँ, मुझसे चप्पलों में नहीं रहा जाता, मुझे हील्स पहनना ही अच्छा लगता है। अरे भला ये क्या बात हुई? और इतनी ऊंची हील में तेरी एड़ियां दर्द नहीं करती क्या? क्या सासू माँ, कुछ भी। मैंने कौन सा हील पहनना नया नया शुरू किया है जो मेरी एड़ियां दर्द करेंगी? अरे मुझे तो चप्पल से ज्यादा हील में ही कंफर्टेबल लगता है। हाय राम, मैं तो किचन में चाय चढ़ा कर आई थी, भूल गई। इतना बोलकर वो जोरों से किचन की तरफ भागती है। तभी उसकी सास पीछे से बोलती है, अरे आराम से, कहीं इन हील्स में भागते भागते गिर पड़ गई तो मेरे मुसीबत हो जानी है। ऐसे ही एक दिन वो रात के समय सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है और जैसे ही दरवाजे पर आती है, मानस एकदम से वहाँ गुलाब का फूल लिए उसके सामने आ जाता है। तभी हर्षिता बोलती है, आपको कैसे पता कि मैं कमरे में आने वाली हूँ? पता कैसे नहीं चलेगा, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी इन हीलों की आवाज कान में जो पड़ जाती है। तभी हर्षिता उसकी करीब आने लगती है और गलती से उसकी हील मानस के पैर पर पड़ जाती है और मानस जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मार डाला रे। हर्षिता यार, कम से कम कमरे में आने से पहले तो अपनी हीलों को उतार दिया करो। सॉरी, जोर से लग गई क्या? जोर से? अरे थोड़ी देर और ऐसे ही पैर दबा रहता ना तो बस मेरी हड्डियों में छेद ही हो जाता। इतना बोलकर वो बेड पर जाकर सो जाता है। अगले दिन माधवी और मानस हॉल में बैठे होते हैं। तभी हर्षिता झाड़ू उठाए वहाँ आती है और कहती है, कहाँ गया? आज तो मुझसे नहीं बच सकता। सासू माँ, पैर हटाओ, जरूर सोफे के नीचे गया होगा। अरे ये झाड़ू वाली बाई, कौन कहाँ गया? अरे सासू माँ, 2 दिन हो गए, इस चूहे ने पूरे किचन में कोहराम मचा के रखा हुआ है। आज तो मैं इसका काम तमाम कर कर ही रहूंगी। हटिए हटिए, वो रहा। तभी उसे चूहा जाता हुआ दिखाई देता है और वो झाड़ू उठाए हील्स में ही उसके पीछे भागती है और एकदम से उसका पैर मुड़ता है और उसके पैर से हील निकलकर हवा में लहराती हुई माधवी के सर पर आ गिरती है और वो वहीं चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है।
पैर में मोच आने की वजह से हर्षिता भी जमीन पर पड़ जाती है। कुछ देर बाद जब माधवी को होश आता है तो वो देखती है कि हर्षिता के भी पैर में गर्म पट्टी बंधी है और उसी के साथ वो बेड पर पड़ी है। तभी वो बोलती है, मार लिया चूहा, लगवा ली पैर में चोट, खुद तो घायल हुई, मेरे सर पर भी हील का प्रहार करवा दिया। सॉरी सासू माँ, अब कान पकड़ती हूँ। हील पहन के भागना तो दूर, मैं चलूंगी भी नहीं। जिसके बाद हर्षिता हमेशा हील पहनकर रहना छोड़ देती है और कुछ दिनों में ही उसके पैर की मोच भी ठीक हो जाती है। नवीना डिजिटल जमाने की बिंदास, समझदार और नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली लड़की थी। वो अपने कामों के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहा करती थी। वो अपनी जिंदगी एक आजाद पंछी की तरह जिया करती। एक दिन वो हॉल में बैठी अपने फोन में चैटिंग कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड दिव्या का कॉल आता है और नवीना बोलती है, हे, व्हाट्सअप, मोटी कैसी है? बड़े दिनों बाद कॉल किया। हाँ, कह तो ऐसे रही है जैसे तू तो मुझे रोज फोन खड़काती है। याद बात नहीं आती क्या तुझे दोस्तों की? आती है पर टाइम नहीं मिलता, क्या करूँ? क्या करूँ मतलब क्या? चलना कल मिलते हैं, मैं तुझे टाइम और जगह मैसेज कर दूंगी, तू आ जाइयो। हाँ ओहो, मिलने के लिए कल तक का वेट क्यों करना? मैं तुझे अभी मिलती हूँ ना। अभी क्या उड़कर आएगी मेरे पास? अरे तो फोन रख, पता चल जाएगा। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और फटाफट से दिव्या को वीडियो कॉल लगाकर हाथों से हाय करते हुए बोलती है, ये देख, आ गई ना मैं तुझसे मिलने कुछ ही सेकंड में। अब जी भर के देख ले मेरा चेहरा। वीडियो कॉल करके बोल रही है आ गई ना मिलने, दिमाग चल गया है क्या तेरा? नहीं, लगता है दिमाग चल के बहुत दूर चला गया है। इसे दिमाग चलाना नहीं, डिजिटल स्मार्ट होना बोलते हैं। जब वीडियो कॉल का ऑप्शन है तो मैं फालतू में टाइम और पैसा खराब करके तेरा थोपड़ा देखने के लिए क्यों आऊँ? ये क्या नौटंकी हुई? अच्छा, डिजिटली तूने अपने थोपड़े के दर्शन तो करवा दिए, अब मुझे तुझे गले भी लगाना है, तो डिजिटली हक कैसे करूँ ये भी बता दे। क्यों, बोर हो रही है? मैं तुझे ना हक करने वाला क्यूट सा इमोजी भेजती हूँ अभी। हट, सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। मिलकर बात करने में जो मजा है ना, वो फील यू डिजिटली वीडियो कॉल करने में नहीं आता, समझी? रख फोन, और तू इतना भी कष्ट मत कर, मैं ही मिलने आ जाऊंगी तुझे। इतना कहकर वो गुस्से में फोन रख देती है। और इसी तरह हमारी डिजी नवीना कामों को डिजिटल करना ज्यादा पसंद करती थी, फिर चाहे वो सामने वाले को पसंद आए या ना आए। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ आराधना के साथ पूजा करने के लिए घर के पास वाले मंदिर में जाती है। मंदिर में आरती होने के बाद पंडित जी सबको आरती देते हैं और मंदिर में पूजा करने आए सभी लोग आरती की थाली में 1-2 रुपए के सिक्के डाल रहे होते हैं। तभी पंडित जी नवीना के पास आते हैं और बोलते हैं, लो बेटा, आरती लो। अरे नवीना, जरा खुले पैसे तो दे, आरती की थाल में चढ़ाने हैं। मेरे पास तो चिल्लर है ही नहीं माँ। अरे पर ऐसे कैसे होगा? आरती की थाल में कुछ न कुछ दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। अरे इसमें इतना चिंता करने वाली क्या बात है? पंडित जी, आप अपना नंबर बताइए, मैं आपको अभी ऑनलाइन आरती की दक्षिणा दे देती हूँ। बेटी, ये भगवान का मंदिर है, सड़क की कोई दुकान नहीं, इसीलिए यहाँ ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अरे पंडित जी, उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध करवाइए ना। अब हर कोई मंदिर में चिल्लर लेके थोड़ी ना घूमेगा। कैसे बात कर रही है पंडित जी से? और सही तो कह रहे हैं वो, 1-2 रुपए आरती की थाली में चढ़ाने के लिए तो क्या ये डिजिटल चोंचले इस्तेमाल करने बैठ गई? अरे माँ, चोंचले नहीं है, ये सब कुछ स्मार्ट थिंकिंग है। और पंडित जी, मैं तो कहती हूँ आप मंदिर में डिजिटल दान पेटी रखवा लीजिए। आने वाले टाइम में ना लोग ऑनलाइन ही चढ़ावा चढ़ा देंगे, देख लेना। तू अपनी बकवास बंद कर। पंडित जी क्षमा करना, इस बार की दक्षिणा मैं अगली बार चढ़ा दूंगी, और तू घर चल। अरे भगवान का कर्जा क्यों चढ़ा रही हो माँ? मैं देती हूँ ना ऑनलाइन। अरे पंडित जी, अरे माँ सुनो तो। वो बोलती रहती है और उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन नवीना की माँ उसे लड़के की फोटो दिखाकर बोलती है, ये देख, मैंने तेरे लिए ये लड़का पसंद किया है, कल तेरे लिए इसके घर वाले रिश्ता लेकर आने वाले हैं, तो अच्छे से तैयार हो जाइयो।
घर में लोग आ रहे हैं, यानी कि उनके लिए किचन में तरह तरह का खाना बनाना पड़ेगा। बाहर से मिठाई, बिस्किट, नमकीन, ये सब कुछ लाना पड़ेगा, पैसा खराब करना पड़ेगा। माँ, इससे तो अच्छा है कि आप उन रिश्तेदारों को कॉल कर लो, इससे हमें उनकी खातिरदारी भी नहीं करनी पड़ेगी और उनका भी आने जाने का टाइम और पैसा दोनों बच जाएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? मैं तुझे शादी के लिए लड़का देखने को कह रही हूँ, ऑनलाइन कपड़े खरीदने को नहीं। बेअकल, शादी ब्याह के मामले डिजिटल फिक्स नहीं किए जाते। पता चला ऑनलाइन ऋतिक की शक्ल का लड़का देखा और मंडप में वो राजपाल यादव निकले। माना पति कॉमेडियन मिलेगा, पर तेरी जिंदगी तो ट्रेजेडी बनकर रह जाएगी ना। बस बस माँ, आप तो मुझे ही ज्ञान देने लग गई। ठीक है, समझ गई मैं। चलो अब खाना भी खिला दो। जिसके बाद दोनों मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन मानव नाम का लड़का अपनी माँ मंजू के साथ नवीना को देखने उसके घर आता है। दोनों पक्षों में सभी बातचीत होने के बाद दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ समय बाद नवीना और मानव की सभी रीति रिवाजों के साथ शादी हो जाती है। और ससुराल में भी डिजी नवीना अपने डिजिटल पने के जलवे दिखाने शुरू कर देती है। एक दोपहर उसकी सास मंजू उसे बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, जरा एक कप चाय पिला दे कड़क सी, बड़ी नींद सी आ रही है। हाँ तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए ना सासू माँ। ना बहू ना, दिन में सोने से मेरा सर दर्द करने लगता है। तू चाय पिला दे, नींद भाग जाएगी। अपने कमरे में जा रही हूँ मैं, चाय बन जाए तो बता दियो। जी सासू माँ। इतना कहकर मंजू अपने कमरे में चली जाती है और नवीना भी चाय बनाने किचन में चली जाती है। जिसके बाद लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है और मंजू को चाय नहीं मिलती। तभी मंजू खुद से बोलती है, अरे मैंने इतनी देर से झपकी भी ले ली और ये बहू है कि इसने अभी तक आवाज नहीं लगाई। चाय बना भी रही है या नहीं, देखती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे से किचन की ओर जाने ही लगती है कि तभी देखती है कि नवीना हॉल में बैठी टीवी देखते हुए हंस रही है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे यहाँ बैठे बैठे क्या दांत फाड़ रही है? मैंने तुझसे चाय मांगी थी, वो भी 1 घंटा पहले, लेकिन तूने आवाज ही नहीं लगाई। भूल गई क्या? ओह सासू माँ, चाय तो मैंने कब की बना दी और आपको मैंने मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पर। मुझे लगता है आपने पढ़ा ही नहीं। मैसेज कर दिया था? क्यों, तुझे आवाज लगाने में मौत आ रही थी क्या? अरे सासू माँ, इस डिजिटल जमाने में भला हाथ चलाने से जब सारा काम हो रहा है तो फालतू में आवाज लगाकर आपके कानों और अपने मुंह को कष्ट क्यों देना। और अब से आपको जो भी काम हो, कुछ भी चाहिए हो ना, आप बस मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। फिर आपको अपने कमरे से हॉल तक आने का कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा। इतनी ही डिजिटल हो रही है तो थोड़ा दिमाग लगाकर मैसेज की जगह फोन ही कर देती, नालायक। जाकर उस ठंडी चाय को गर्म करके ला। और हाँ, इस बार मैसेज मत करियो। डोंट वरी सासू माँ, मैं कॉल कर दूंगी। वैसे आप भी काफी स्मार्ट हो। अरे नासपिटी, पूरी बात तो सुन ले। कोई जरूरत नहीं है एक ही घर में रहकर फोन या मैसेज करने की। मैं यहीं बैठी हूँ, चाय यहीं लाकर पकड़ा दियो। अच्छा ठीक है सासू माँ। इतना कहकर वो दोबारा चाय लेने किचन में जाती है और ऐसे ही शाम के समय नवीना किचन में काम कर रही होती है। तभी मानव वहाँ आकर उससे रोमांस करने की कोशिश करता है और तभी नवीना बोलती है, ओहो, अभी मैं काम कर रही हूँ, क्या चाहिए आपको? बस एक स्वीट सी किस, बस भी करो, चलो भी कमरे में। अरे आप जाइए, मैं आती हूँ ना। ठीक है, पर किस तो दे दो। कमरे में जाओ, मिल जाएगी। अच्छा, यानी थोड़ी देर में ये खुद ही कमरे में आ जाएगी। जल्दी आना। हाँ। इतना कहकर वो कमरे में चला जाता है और फोन चलाने लगता है तो देखता है कि नवीना ने उसे एक किस का इमोजी भेजा है, जिसे देखकर वो मुंह बनाते हुए उसे कॉल लगाकर बोलता है, ये क्या डिजिटल रोमांस कर रही हो? मैंने तुमसे एक किस मांगी थी, ये डिजिटल चुंबन नहीं। ओह माय डियर हस्बैंड, फिलहाल आप इसी से काम चला लो, क्योंकि अभी आधे घंटे तक मैं बहुत बिजी हूँ। बाय। ये बोलकर नवीना कॉल कट कर देती है और बेचारा मानव अपना सर खुजाने लगता है और नवीना को मजा चखाने के लिए वो एक सुबह ऑफिस जाने से पहले उससे बोलता है, नवीना, तुम्हारा मन था ना बाहर अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने का, तो बस आज शाम को तैयार रहना, हम बाहर चलेंगे। सच्ची? ठीक है, मैं रेडी रहूंगी। शाम होती है और नवीना नई साड़ी पहनकर अच्छे से मेकअप करके तैयार होती है
और मानव के आने का वेट करने लगती है। तभी नवीना के फोन पर मानव की वीडियो कॉल आती है और वो रिसीव करके बोलती है, अरे आप कहाँ हैं? मैं कब से रेडी होकर आपका वेट कर रही हूँ। हाँ मैं भी रेडी हूँ, चलो डिनर करते हैं। डिनर करो? पर ऐसे कैसे? आप वहाँ, मैं यहाँ। अरे क्या बात करती हो, तुम ही तो कहती हो डिजिटल बनो, तो बस आज हम ऑनलाइन कैंडल लाइट डिनर करेंगे। देखो मैंने चाइनीज ऑर्डर किया है। और हाँ, फील नहीं आ रहा ना तो कमरे की लाइट बंद करके कैंडल जला लो, वो भी आ जाएगा। हाँ मेरी डिजिटल बहू, कैसा लग रहा है अब? हाय, यहाँ मैं खुद को डीजी नवीना कहती फिर रही हूँ, लेकिन कोई मुझसे भी ज्यादा डिजिटल हो जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उफ। और इस तरह अपने आप को डिजी नवीना कहने वाली नवीना का पोपट हो जाता है, क्योंकि उसका पति तो उससे भी बड़ा डिजी मानव निकलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।